हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज व्हेन इट इज़ केप्ट बिटवीन टू सिमिलर चार्जेज। अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूँ तो उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज पढ़ा था। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लास्ट लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, बट इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि कुछ बच्चे स्ट्रिक्टली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, है ना। तो ये थोड़ा एडवांस वर्जन है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी करते हैं, क्योंकि जेई में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। फाइन, तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं वो स्टार्टिंग का थोड़ा सा देख लो, उसके बाद निकल लो यहाँ से। चलो, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं कब जब थर्ड चार्ज दो सिमिलर चार्ज के बीच में रखा हो। यानी अगर सपोज हमारे पास दो सिमिलर चार्ज की हम बात कर रहे हैं, यानी हम नेचर भी सेम होना चाहिए चार्ज का एंड मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मान लो हमारे पास दो सिमिलर चार्ज रखा है प्लस क्यू, ठीक है। मान लो ये दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। फाइन, हम थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो इतना तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि ये वाली जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, जब वो बिल्कुल बीच में रहेगी। और यहाँ पे हम सिर्फ थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमें इतना तो पता है कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में तभी रहेगी जब ये दो चार्ज क्या होगी, फिक्स्ड होगी। यहाँ पे हम सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम की। तो हमने इन दो चार्ज को फिक्स करके रखा हुआ है, अब हम थर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं। तो अगर दो सिमिलर चार्ज है तो ऑब्वियसली थर्ड चार्ज बिल्कुल मिडिल में होगी, बिल्कुल बीचों बीच होगी। तो ये थर्ड चार्ज हमने कहीं यहाँ पे रखा है। सपोज ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये पूरी की पूरी सपोज हमने 2a डिस्टेंस ली है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी हो गई a और ये भी हो गई a। अब थोड़ा सा इस चार्ज को हम डिस्प्लेस करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास दो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। हम एक बारी इसको क्या करते हैं, इस लाइन में डिस्प्लेस करते हैं और दूसरी बारी हम इस लाइन में डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। ये हो गई एक्सियल लाइन, ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन। फाइन, तो इस लाइन में डिस्प्लेस करके हम देखते हैं चार्ज को क्या होता है। उसके बाद मैं डिफाइन करूँगी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले देखिए तो होता क्या है। चलो, अभी हमें इतना तो पता है कि बिल्कुल मिडिल में जब ये चार्ज होगी तो इस पर इस चार्ज की वजह से, मान लो ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो इस चार्ज की वजह से फोर्स कितनी लग रही है, F1 लग रही है। इस चार्ज की वजह से फोर्स कितनी लगेगी, F2 लगेगी। फाइन, तो यहाँ पे F1 क्या है, F2 के इक्वल है। इस पर्टिकुलर पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ। अब हमने क्या कर दिया, थोड़ी देर बाद हमने इसे ना पूरा मैं एक कलर से बना लेती हूँ, ठीक है। इस चार्ज को हमने क्या किया, अब इस चार्ज को हमने क्या किया, इस पोजीशन पे थोड़ा खिसका दिया। हमने इसे कितना खिसकाया, x डिस्टेंस पे राइट साइड में। अब मुझे बताइए इस प्लस क्यू से 1 चार्ज से इस थर्ड चार्ज की डिस्टेंस अब कितनी हो गई, a प्लस एक्स हो गई। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, a माइनस एक्स हो गई। फाइन, तो ये डिस्टेंस बढ़ गई, ये डिस्टेंस घट गई। अब डिस्टेंस बढ़ी यानी फोर्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है। तो इसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो ये वाली F1 इधर क्या होगी, कम हो जाएगी, और इसकी वजह से जो फोर्स होगी वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी अभी यहाँ पे ये क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे F2 ज़्यादा है, ये इसको ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगी, ये इसको कम फोर्स से रिपेल करेगी। तो ऑब्वियसली F2 ज़्यादा है F1 से इस जगह पे, तो ये क्या करेगी, इसको इस तरफ से फोर्स करेगी, ठीक है। तो ये चार्ज क्या होगा, अगर हमने इसको फोर्सफुली डिस्प्लेस करा है तो ये क्या होगी, अगर हमने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये चार्ज वापस से क्या होगी, अपनी पोजीशन पे आना चाहेगी। समझ में आ रही है बात, क्योंकि अभी इस पे लेफ्ट साइड में फोर्स ज़्यादा है, राइट साइड में फोर्स कम है, F2 इज़ ग्रेटर देन F1 है, ठीक है। तो ये वापस अपने प्लेस पे आने की कोशिश करेगी। फाइन, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अगर ये पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज को आप एक्सियल कंडीशन में, एक्सियल डायरेक्शन में खिसकाओगे तो ये वापस अपने पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। उस केस में हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल है। फाइन, अगर इसी जगह पे हमने इस चार्ज को मान लो यहाँ पे खिसकाया होता है, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे, यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताइए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की, इस चार्ज की वजह से फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रही होती, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती, है ना। मान लो ये F2 है, ये तुम्हारी F1 हो गई, ठीक है। बिकॉज ये इक्वेटोरियल प्लेन पे कहीं है तो ऑब्वियसली
ये वाली फोर्स सेम तो है बट डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है, तो यहाँ पे ये F1 F2 कैंसिल नहीं हो सकती। हाँ, इसकी ये वाली कंपोनेंट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, बट ये वाली कंपोनेंट क्या हो जाएगी, दोनों के लिए ऐड हो जाएगी, है ना, ऊपर वाली कंपोनेंट। तो इस केस में क्या होगी, अगर चार्ज को हमने इक्वेटोरियल प्लेन पे थोड़ा भी डिस्प्लेस करा तो चार्ज क्या हो जाएगी, दूर भाग जाएगी, ये वापस से अपने प्लेस पे वापस नहीं आ सकती। तो यहाँ से हमने देखा कि एक्सल लाइन पे थर्ड वाली पार्टिकल क्या है, अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और अपने इक्वेटोरियल लाइन पे या कह सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि इक्विलिब्रियम के दो टाइप होते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड टाइप भी होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी होता है, जिसमें आप उसको डिस्प्लेस करोगे तो वो अपने पोजीशन पे जाकर रुक जाएगी, फिर डिस्प्लेस कर दोगे फिर पोजीशन पे जाकर रुक जाएगी, तो वहाँ ना वो वापस आना चाहती है ना वो दूर भागना चाहती है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। लेकिन ये दोनों ही हमारे काम का है फिलहाल। ठीक है, आगे चल के भी हम स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे जब हम डायपोल की कहानी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, वो बात की कहानी है। फिलहाल आप समझो कि इस थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में जब प्लस क्यू चार्ज के बीच में कोई एक चार्ज रहता है जिसकी पोलैरिटी भी क्या है, नेचर भी क्या है, सेम है, प्लस है। ठीक है, तीनों ही सिमिलर चार्ज है, तो इस केस में क्या होगी, एक्सियल लाइन में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगी और अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगी। अब यहाँ से आपको बिल्कुल स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन भी समझ में आ रहा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है, जब आप किसी पार्टिकल को अपने पोजीशन पे से डिस्प्लेस करो, कौन सी पोजीशन, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस से अपनी पोजीशन को गेन कर लेती है। ठीक है, ये वापस से अपनी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को ये रिज्यूम कर लेती है। बट अनस्टेबल में ऐसा नहीं होता। अनस्टेबल में अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, ये कभी भी वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जा सकती। तो ये इस एग्जांपल से चीज़ें क्लियर हो रही है। अब चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने इस प्लस क्यू चार्ज की जगह पे मान लो यहाँ पे क्या रखा, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज रखा। ठीक है, इस जगह पे हमने क्या किया, अब थर्ड चार्ज मुझे बताइए, थर्ड चार्ज कहाँ होगी, बिल्कुल बीच में होगी अगेन, बिकॉज दोनों चार्ज बिल्कुल सिमिलर चार्ज है, तो बिल्कुल बीचों बीच हम थर्ड चार्ज रखेंगे। मान लो इस जगह पे हमने थर्ड चार्ज को माइनस क्यू लिया। ठीक है, थर्ड चार्ज अभी हमारी माइनस क्यू है। अब सपोज इसको हमने, यहाँ पे तो क्लियर है कि ये बिल्कुल सेम फोर्स लगेगी, इसकी वजह से भी रिपल्सिव लगेगी, इसकी वजह से भी रिपल्सिव, दोनों सिमिलर सेम फोर्स होगी, तो ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम होगा। सपोज हमने इसे क्या किया, अपनी एक्सियल लाइन पे डिस्प्लेस करके यहाँ रख दिया। ठीक है, इस जगह पे हमने माइनस क्यू को रखा, तो इस 1 की वजह से फोर्स अगेन इधर इस डायरेक्शन में लगेगी, अगेन ये क्या होगी, F1 क्या होगी, कम होगी, पहले वाली फोर्स से F1 कम होगी, और यहाँ पे इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगी वो ज़्यादा लगेगी, क्योंकि अभी हमने क्या कर दी है, डिस्टेंस को डिक्रीज़ कर दिया है। चार्ज यहाँ रखी है थर्ड वाली चार्ज, तो ये डिस्टेंस डिक्रीज़ हो गई। अगेन सिमिलर केस, यहाँ पे क्या होगी, F2 की वजह से ये चार्ज पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे जाना चाहेगी। ठीक है, तो इसकी अभी इस केस में क्या है, F2 इज़ ग्रेटर देन F1, तो वापस से अपनी पोजीशन पे जाना चाहेगी। तो ये कौन सी हो गई, अगर हम एक्सियल पोजीशन की, एक्सियल लाइन की बात करें, तो एक्सियल लाइन में थर्ड चार्ज क्या है, एट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर इसको हमने क्या किया, इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन में डिस्प्लेस किया, तो फिर से वही वाली बात हो जाएगी, माइनस क्यू की वजह से ये फोर्स ऐसी लगेगी, इसकी वजह से फोर्स कुछ ऐसी लगेगी, दोनों क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। फाइन, तो अब क्या होगी, अगर हमने इसको इस डायरेक्शन में थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया, मान लो वाई डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो ये चार्ज कभी भी अपनी पोजीशन पे वापस नहीं जा सकती, बिकॉज इस पर नेट फोर्स कौन सी लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इस जगह पे भी एक्सियल लाइन पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये अपनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन में क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सिमिलरली हियर आल्सो द थर्ड चार्ज इज एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, अगर मान लो हमने यहाँ पे देखो, दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी कि हमने तीनों ही चार्ज सिमिलर नेचर का लिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस माइनस, इसे भी माइनस, इसे प्लस प्लस, इसे भी प्लस लिया था। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे क्या करें, दो चार्ज तो हमें फिक्स रखना है और सिमिलर लेना है, इतना तो हमें पता है। ठीक है, दो चार्ज हम फिक्स रखेंगे तभी हम थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं, और दो चार्ज सिमिलर रहेगी तभी हम थर्ड चार्ज को बिल्कुल मिडिल में रख सकते हैं। तो मान लो हमने अभी प्लस क्यू ले लिया अगेन, इस बार हम क्या करते हैं, थर्ड चार्ज को सेम नेचर का ना लेके क्या करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। मान लो हमने इसको माइनस क्यू ले लिया,
ठीक है, ये प्लस प्लस है, ये माइनस है। अब देखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। अब देखो इस कंडीशन में हमें पता है कि इसकी वजह से 1 की वजह से यहाँ पे इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, 2 की वजह से भी अट्रैक्टिव लगेगी। बट चूँकि मिडल में है बिल्कुल एट इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब ये दोनों फोर्स बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इस चार्ज को इसके एक्सियल लाइन पे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। मान लो यहाँ पे हमने इसे डिस्प्लेस करा। ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या होगी, इस पे इससे इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो क्या है, इस डायरेक्शन में है, F1 अट्रैक्टिव है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज ये डिस्टेंस इंक्रीज कर गई है। और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी F2 वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, इस पार्टिकल पे इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी अगर इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे ना, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे वो उस डायरेक्शन में ही चली जाएगी। ये वापस से कभी अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप F2 इज़ ग्रेटर देन F1। समझ रहे हो मेरी बात, ये वाली चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। ठीक है, अगर हम बात करें इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, अगर मान लो हमने इस पार्टिकल को, इस थर्ड चार्ज को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, F1, इसकी वजह से कुछ F2 इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो इसकी जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, बिकॉज इसकी एक कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और दूसरी वाली कंपोनेंट डाउनवर्ड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। तो ये इस फोर्स की वजह से नेट फोर्स इस पर डाउनवर्ड है, तो ये वापस से अपनी पोजीशन पे चली जाएगी। अच्छा, अभी इसके बाद की बात, यहाँ तक तो समझ रहे हैं कि अपनी पोजीशन पे जाएगी, पर अपनी पोजीशन पे जाके क्या होगा, पोजीशन पे जाके क्या रुक जाएगी। देखो, क्योंकि इसको ऑलरेडी एक फोर्स मिल गई, फोर्स का मतलब इस पर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अभी बात मैं काइनेमेटिक्स की कर रही हूँ, 11th क्लास की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर इस पर फोर्स लग गई है यहाँ पे, यानी इसमें एक्सेलरेशन आ गया है, यानी अभी इस पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो अपने इस पॉइंट पे जाने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर तक इस पर फोर्स लग रही है, नेट फोर्स लग रही है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। भले ही यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ कर रही है एक्सेलरेशन, डजेंट मैटर, पर एक्सेलरेशन है तो वहाँ पे यहाँ तक क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। अब बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी यहाँ पे आके रुकेगी नहीं, ये क्या होगी, इसके आगे पास कर जाएगी। ठीक है, पार्टिकल ये जो माइनस क्यू है वो इस पॉइंट पे ना रुक के या क्या करेगी, आगे चली जाएगी। मान लो ये यहाँ तक आई, ठीक है, माइनस क्यू यहाँ पे आ गई। अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे फिर से क्या होगा, इसकी वजह से ये वाली फोर्स अगेन इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगनी शुरू हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स। तो इस अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स की वजह से अब जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रही है, यानी ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की एक्सेलरेशन थी, जैसे इसने इस पॉइंट को क्रॉस किया, इस पे अब नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगनी शुरू हो जाएगी। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगी, इसकी जो वेलोसिटी थी वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करनी शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी बिल्कुल डिक्रीज़ कर जाएगी, यानी ज़ीरो हो जाएगी। अगेन इसकी मोशन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये पार्टिकल, अब हमें समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, है ना। मैं बात कर रही हूँ SHM की। ये पार्टिकल क्या होगा, इस डायरेक्शन में SHM कर रहा होगा। ठीक है, उस पर भी मैं आती हूँ। पहले ये समझ लो कि यहाँ पे इस लाइन में क्या है, ये थर्ड चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो कर रहा है और अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन में स्टेबल इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन पे डिस्प्लेस करने के बाद भी वापस आना चाहता है। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं 2 नेगेटिव चार्ज लेती हूँ, ठीक है, और थर्ड चार्ज में क्या करती हूँ, पॉजिटिव ले लेती हूँ। अब सारे केसेस मैंने कवर कर लिया आई थिंक। ठीक है, अब बताओ मुझे इस केस में भी कुछ ऐसा होने वाला है। इस पे थर्ड चार्ज पे इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है अट्रैक्टिव, इसकी वजह से अट्रैक्टिव। ठीक है, दोनों सेम होगी, इक्वल फोर्स होगी, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब मैंने क्या किया, इसके एक्सियल लाइन पे इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया प्लस क्यू को। ठीक है, अब ये वाली फोर्स क्या होगी, ये वाली फोर्स डिक्रीज़ कर जाएगी F1, ये वाली फोर्स इंक्रीज़ कर जाएगी, बिकॉज डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई है, फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगी। डिस्टेंस डिक्रीज़ हो गई है, फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेगी, ये थोड़ा सा हमने जिस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया उस डायरेक्शन में ही चली गई। तो हमने देखा ये एक्सियल लाइन पे क्या हो गई, एक्सियल लाइन पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो कर रही है, वाइल अगेन ये अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन में क्या शो करेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगी। फिर से यही वाली कंडीशन आएगी। क्लियर है। अगर हम समराइज़ करें, अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आप देख के बता सकते हो कि किस लाइन में ये
कौन सी इक्विलिब्रियम शो करेगी। ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा कि जब 3 चार्जेस सेम हो, यानी प्लस क्यू और बीच में भी हमने प्लस क्यू रखा है, ये थर्ड चार्ज है, ध्यान रखना, ये वाली चार्ज फिक्स कर रखी है हमने। ठीक है, ये 2 चार्ज क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है ये। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे भी माइनस क्यू ले लिया और यहाँ माइनस क्यू ले लिया, इस केस में, इस दोनों केस में हमने देखा स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एक्सियल लाइन। ठीक है, ओके, यानी हमने क्या देखा कि when 3 charges are of सेम नेचर। ठीक है, अब आपकी सेकंड केस है तो होती है जब हमने क्या किया, प्लस क्यू लिया, यहाँ पे हमने माइनस क्यू डाल दिया और अगेन माइनस क्यू लिया, यहाँ पे हमने प्लस क्यू डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस जगह पे क्या होती है, इस जगह पे कहानी कुछ अलग होती है। इस जगह पे हमें यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, ये यहाँ पे ये वाली कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो स्टेबल इक्विलिब्रियम इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन when 3 charges are of different nature। ठीक है, ये तो पता है कि 2 चार्ज सेम नेचर के होंगे, तो तीसरा चार्ज आपका डिफरेंट नेचर का होगा। क्लियर, तो नोट कर लीजिए इसे, आप नोट कर लिया क्या लिखा, जब 3 चार्ज सेम नेचर के होंगे तो आपकी एक्सियल लाइन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, जब डिफरेंट नेचर के होंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन क्या होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगी। ठीक है, अब बच्चों जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आती है ना, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आती है, इसका मतलब मैंने अभी भी समझाया कि पार्टिकल क्या होती है, अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहती है, क्योंकि उस पर नेट फोर्स लगता है अपनी मेन पोजीशन की तरफ। ठीक है, उस पर नेट फोर्स क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो अपनी वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन को वापस से रिज्यूम करे, बट उस नेट फोर्स की वजह से उस पर कुछ एक नेट एक्सेलरेशन लगता है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है। जैसे वो अपनी मेन पोजीशन पे आती है, उस पर अभी भी वेलोसिटी होती है, एंड उस वेलोसिटी की वजह से वो अपने मेन पोजीशन पे आके रुकती नहीं है, वो वापस से क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे वो आगे बढ़ती है उस पर नेट फोर्स अब मेन पोजीशन की तरफ लगना शुरू होता है। ठीक है, उस नेट फोर्स की वजह से उस पर एक एक्सेलरेशन अब ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो उस ऑपोजिट एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ करती है, एक जगह पे आके वेलोसिटी 0 हो जाती है, वहाँ पे वो रुक जाती है, बट वहाँ पे अब नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह से एसएचएम की कहानी आपने पढ़ रखी होगी क्लास 11th में, तो मैं उसे रिपीट नहीं करूँगी। अभी हम समझते हैं कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आती है, अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एसएचएम की बात आती है। इतना ध्यान रखना, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एसएचएम है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो समझो वहाँ पे एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब क्वेश्चन इस पे कैसे आ सकता है, हमें इतना तो पता है कि एसएचएम है तो वहाँ पे टाइम पीरियड निकालना आएगा। अब यहाँ पे एसएचएम पे क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड टाइम पीरियड of SHM when we displace third charge in given figure। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 + q चार्ज दी हुई है क्वेश्चन में,
और हमसे पूछा गया है कि हम अगर थर्ड चार्ज प्लस क्यू को इसके एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव कर देते हैं। सपोज ये क्या है आपकी, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपने इस चार्ज को प्लस क्यू को क्या किया, एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ठीक है, इतना तो पता है कि इस डायरेक्शन में ये क्या करेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगी, तभी हम इस पे एसएचएम का प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें आगे, तो बच्चे आपको याद होगा कि एसएचएम का जो कंडीशन होता है वो होता है एफ इक्वल्स माइनस के एक्स। ठीक है, where F is the restoring force, X is the displacement from its mean position और K कांस्टेंट है। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पे हम माइनस साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की ऑपोजिट होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, एक्स अगर ऐसा है तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। अगर इसको एक्सेलरेशन के टर्म में हम एसएचएम के कंडीशन को लिखें तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। समझ में आ रही बात। अगर दोनों को हम रिलेट करें, जैसे अगर एफ़ को हम एम ए में लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स माइनस के बाई एम एक्स लिख सकते हैं ना। एफ ए इक्वल्स एम ए इक्वल्स फोर्स, तो हमने फोर्स की जगह पे एम ए लिखा, ए यहाँ पे लिखा, एम को इधर ले गए नीचे डिनोमिनेटर में। अगर इस दो इक्वेशन से हम दोनों को इक्वेट कर दें तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आती है 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। ये बहुत ही फेमस रिलेशन है किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने का। अगर हमें ये रिलेशन आ जाती है, यानी हमें फाइनली अगर फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तो वी कैन सिंपली पुट दैट के इन दिस फार्मूला। ठीक है, तो हमें टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फार्मूला ही हम बेसिकली यूज़ करने वाले। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें फोर्स की इक्वेशन लिखनी है एफ इक्वल्स माइनस के एक्स के टर्म में। इसको कहीं ना कहीं हमें इसे डिराइव करना है। अब देखो, मान लो इस पार्टिकल को हमने क्या करा है, एक्स डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया है। ठीक है, इस यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, मान लो कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो है ए और ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, ए है। ठीक है, अब बताइए आप मुझे, इस चार्ज की वजह से फोर्स कितनी लग रही है, F1 लग रही है। इस चार्ज की वजह से फोर्स F2 लग रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे F1 माइनस F2 लिखूँ, क्योंकि हमें पता है फोर्स की डायरेक्शन ये होने वाली है, सॉरी इसकी वजह से फोर्स का कैसे लगने वाली है, F1 इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से F2। ठीक है, इसकी वजह से तो ऑब्वियसली ये वाली फोर्स ज़्यादा है, F2 ज़्यादा है F1 से। ठीक है, तो F2 माइनस F1 लिखो, F रिस्टोरिंग क्या होगी, F2 माइनस F1 होगी। नेट फोर्स क्या होगा आपका, इस डायरेक्शन में होगा, F2 माइनस F1। F2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, क्यू अपॉन क्या होगी, F2 फॉर बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ना। तो ये कितनी हो गई, a माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस इक्वल्स ये समझ में आया कैसे किया मैंने, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a प्लस एक्स। अब a माइनस एक्स और a प्लस एक्स को कंबाइन कर दिया तो बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 बार आया तो उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोनों को क्या कर लो, पहले तोड़ दो, फैक्टराइज कर दो, उसके बाद वापस से कंबाइन कर दो, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं क्यू को कॉमन ले लूँ, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, कुछ ऐसा ही आएगा। तो एफ रिस्टोरिंग कितना आ गया हमारे पास, 4 के क्यू एंड ए एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमें ये वाला रिलेशन फाइनली लाना है ना, एफ
को x के प्रोपोर्शनल करना है, ठीक है। जो रिस्टोरिंग फोर्स हमें मिल रही है वो x के प्रोपोर्शनल तो दिख रही है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x का टर्म है। बच्चे अब ये जो x है ना जिससे डिस्प्लेस करते हैं पार्टिकल को, ये बहुत छोटी होती है। मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए क्लियर दिखाने के लिए थोड़ा सा दूर इसको डिस्प्लेस किया है, बट ये बहुत छोटी होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन a। अगर ये कंडीशन होगी तो यहाँ पे हम x को a के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 4k q a x अपॉन a टू द पावर 4, ठीक है। ये वाली a कैंसिल हो गई और यहाँ पे आप लिख दो कंडीशन, बिकॉज x इज़ वेरी वेरी लेस देन a। फाइन। अब हम एफ आर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4k q अपॉन a क्यू। ये हमारी k की वैल्यू आ गई। आप बोलोगे मैम यहाँ माइनस साइन तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया माइनस साइन? क्योंकि मैंने पहले ही रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये कंसिडर कर लिया है। हमें ये पता है कि x की डायरेक्शन ये, अगर यहाँ पे आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। फाइनली आप लिख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव साइन एक डाल दो, आ गया। समझ में आ रही है ना? x की डायरेक्शन आपने ओरिजिन से ली है ना, राइट हैंड राइट की तरफ ली है, और आपकी जो फाइनल फोर्स आ रही है वो लेफ़्ट की तरफ आ रही है। तो ऑब्वियसली दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये वाली इक्वेशन तो वैलिड है हमारी। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू आ गई तो टाइम पीरियड आ गई ना। क्या लिख सकते हो टाइम पीरियड? यहाँ साइड में लिख दो, कहीं पे यहाँ लिख देती हूँ। तो इसके लिए हमारा टाइम पीरियड क्या आ गया, 2π√m/k। ओके फाइन, m भी दी होगी, ठीक है, m/k। तो मास अपॉन 4k q a क्यूब, ठीक है। तो ये हमारी टाइम पीरियड हो गई। यहाँ से आप ये 2 और इस 4 को कैंसिल कर सकते हो ना, ये बाहर आ गई नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो गई, ठीक है। तो ये फाइनल वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में आपके ये भी दिया हुआ है कि थर्ड चार्ज जो स्मॉल q है उसकी मास m दी हुई रहेगी, ठीक है। या क्वेश्चन को आप वापस से चेंज कर लो। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM व्हेन वी डिस्प्लेस थर्ड चार्ज, यहाँ लिख लो ऑफ मास m, ठीक है, मास m दी हुई है। तो ये टाइम पीरियड हो गई इस केस में। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर दूँ, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM व्हेन वी डिस्प्लेस थर्ड चार्ज ऑफ मास m स्लाइटली इन y डायरेक्शन, ठीक है। ये दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी आपकी। ये वो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, ठीक है। इरेज कर रही हूँ मैं। अब देखते हैं क्या होता है सीन हमारा। फिगर आपकी ऑलरेडी दे रखी है। फिगर कुछ इस तरह से दी हुई है। 2+q चार्ज दे दिया उन्होंने, ठीक है। कहाँ रखी है? ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे दे दिया -q चार्ज। अब इसे डिस्प्लेस हमने कर दिया +y डायरेक्शन में, ठीक है ना, इन y डायरेक्शन। हमने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दिया y डायरेक्शन, y से -q चार्ज को, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर ये y है तो इस +q चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। इसकी वजह से फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। ये F1 है, ये F2 है, ठीक है। ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ये y है और ये क्या है, a है, क्लियर। ये कितनी हो गई, y² + a² √ओवर। ये भी कुछ इतनी होगी, y² + a² √ओवर, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अगर F1 F2 की आप 2 कंपोनेंट लो, एक कंपोनेंट तो ये हो गई साइन थीटा वाली, इधर वाली जो कैंसिल हो जाएगी, दूसरी कंपोनेंट हो जाएगी कॉस थीटा वाली जो जुड़ जाएगी, ठीक है, जो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे F रीस्टोरिंग नीचे की तरफ क्या लिखोगे आप, F रीस्टोरिंग क्या हो जाएगी, क्या लिख सकते हो F रीस्टोरिंग, 2F1 कॉस थीटा लिख दें, बिकॉज F1 F2 सेम है ना, सेम। देखो सेम, 2 सेम चार्ज हैं, सेम डिस्टेंस है दोनों की, तो हमने F1 ही ले लिया, F1 कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, F1 पहले लिख लो क्या है, F1 है आपकी k q अपॉन y² + a² √ओवर का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने रूट हटा दिया। ये F1 की वैल्यू हमने लिख ली, F1 एंड F2 की वैल्यू लिखी है, ठीक है। 2 टाइम्स मैंने ऐड करना था, उसके जगह मैंने ट्वाइस लिख दिया है, इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितनी बनी यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेनस,
वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर, तो यहाँ पे एक आ गया वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ से हम एफ फ्री स्टोरिंग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस के क्यू क्यू अपॉन, यहाँ पे भी कुछ इग्नोर कर दो, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये डायरेक्शन वाई में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, एफ इक्वल्स माइनस के वाई। क्लियर है, एक्स नहीं है यहाँ पे वाई, बिकॉज वाई में डिस्प्लेस कर रहे हैं हम। ठीक है, एस कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हमने क्या माना है कि वाई इज़ वेरी वेरी लेस देन ए, तो इस जगह पे क्या हो जाएगी, वाई को आपने क्या करना है, ए के कंपैरिजन में यहाँ पे हटा देना है, तो ए स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू वाई, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एफ रे स्टोरिंग फोर्स 2k ए क्यूब वाई, तो ये आ गई आपकी k की वैल्यू। यहाँ से k की वैल्यू कुछ इतनी आ रही है, तो इसे वापस से आप पुट कर दो। अगेन आप यहाँ पे माइनस साइन की बात करोगे तो यहाँ पे भी वही बात है। यहाँ पे देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट आपने कुछ इस डायरेक्शन में की है वाई, पॉजिटिव वाई में, और रीस्टोरिंग फोर्स आपकी डाउनवर्ड लग रही है। तो अगर मैं इसको फाइनली वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम पीरियड कितनी मिल रही है, 2 रूट ओवर m अपॉन 2k क्यू ए क्यू। ठीक है, तो ये 2 अंदर करोगे तो ये 4 बन जाएगा, है ना, और ये 2 कैंसिल कर दिया, ऐसे ट्वाइस 2 हो गई। तो देख रहे हो इस केस में जो T1 है, इस केस में T2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे आप देख रहे हो कि T2 T1 में क्या रिलेशन, ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हो T1 T2 इक्वल्स √2 T1। ये हो गई आपकी दोनों के टाइम पीरियड के बीच की रिलेशन। फाइन, नोट कर लो इसे।